हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है परमाणु, दैट इज़ एटम। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 13वां व्याख्यान। तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में 12.3 टॉपिक परमाणुवीय स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। तो आज हम इस परमाणुवीय स्पेक्ट्रम के बारे में सीखेंगे कि क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं बच्चों? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। कहीं कहीं आपको स्पेक्ट्रा भी लिखा मिल जाएगा, स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा इसका प्लूरल है बच्चों, तो कंफ्यूज ना हो, स्पेक्ट्रम कह लें या स्पेक्ट्रा कह लें। स्पेक्ट्रम एक वचन है और स्पेक्ट्रा लिखेंगे इसको, यानी स्पेक्ट्रा भी लिखा मिल जाएगा आपको ऐसे, स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। तो ये एक वचन, ये बहुवचन, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का एक खूबसूरत सा टॉपिक, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा ये सीखेंगे कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है ना। पहले किसकी बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, इसकी बात करते हैं। तो देखो बच्चों, आपने देखा, आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा, प्रकाश की जब पढ़ाई थी, किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स जब पढ़ाई थी हमने, तब हमने एक बात बताई थी। तो स्पेक्ट्रम हम प्राप्त कैसे करते हैं वो भी पता चल जाएगा कि जब किसी भी, हाँ पहले परिभाषा समझ लें कि स्पेक्ट्रम को कैसे परिभाषित करेंगे। ये हमने बता दिया है आपको, विद्युत चुम्बकीय तरंगों वाले चैप्टर में स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखी है, वहाँ से आपको मिल जाएगी कि विशेष परिस्थितियों में किसी पदार्थ द्वारा या किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित अथवा अवशोषित विद्युत चुम्बकीय विकिरण को बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के क्रम में या घटते हुए तरंगदैर्ध्य के क्रम में, यानी तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिख दें या घटते हुए क्रम में लिख दें या आवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम में लिख दें, तो वो जो हमें ऑर्डर मिलता है, जैसे विव और पढ़ाया था हमने, वो क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। तो परिभाषा समझ में आ गई। मैंने ये कहा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थिति का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि उस वस्तु का टेम्परेचर कितना है। जैसे लोहे का आप टुकड़ा लें और उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो उससे पहले लाल रंग के विकिरण निकलेंगे। जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो उससे बाकी की वेवलेंथ भी उत्सर्जित होंगी जो बैंगनी रंग की ओर अग्रसित हो रही होंगी। तो टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कि गैस है, गैस को निम्न दाब पर गर्म करके विद्युत विसर्जन द्वारा या ऊष्मा देकर, तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो अलग होगा। उच्च दाब पर देखेंगे तो स्पेक्ट्रम अलग होगा। इसलिए मैंने एक शब्द कहा, कुछ विशेष परिस्थितियों में, ठीक है ना, सम पर्टिकुलर कंडीशंस में, पर्टिकुलर कंडीशन है बच्चों। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत चुम्बकीय विकिरण को तरंगदैर्ध्य के या आवृत्ति के घटते या बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर हमें जो एक ऑर्डर मिलता है, जो एक एरे मिलता है, उसको हम स्पेक्ट्रम बोल देते हैं बच्चों। और बात अभी समझ में आ जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कि स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम बच्चों देखा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से। ध्यान से सुने, स्पेक्ट्रम किससे देखा जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर से। और एक काफ़ी अरेंजमेंट करना पड़ता है, स्लिट लेनी पड़ती है, उत्तल लेंस लेने पड़ते हैं, फिर प्रिज्म लेना पड़ता है। लेकिन मेन काम प्रिज्म का है। प्रिज्म ही उस विकिरण को अलग अलग तरंगदैर्ध्य, अगर उस विकिरण में अलग अलग तरंगदैर्ध्य हैं तो उनको अलग अलग कोण पर विक्षेपित कर देता है, डिस्पर्सन हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि जैसे हमारे पास ये प्रिज्म है और जब इस प्रिज्म से लाइट गुजारी जाएगी, तो मान लीजिए ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट कहाँ से आ रही है बच्चों? बल्ब हो सकता है। कौन सा बल्ब? तंतु वाला बल्ब होना चाहिए। कौन सा बल्ब? जिसमें एक ऐसा फिलामेंट होता है, आपको पता है, पहले चलते थे ऐसे बल्ब, अब तो CFL आ गई हैं, LED लाइट्स आ गई हैं बच्चों।
तो ये श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है और प्रिज्म से गुजरने के बाद ये 7 रंगों से मिलके बना है, तो उन 7 तरंगदैर्ध्यों को ये अलग अलग कर देगा, अलग अलग कोण पर। तो यहाँ स्क्रीन पर हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? भिन्न भिन्न रंग की पट्टियाँ प्राप्त होंगी, भिन्न भिन्न रंगों की पट्टियाँ। जैसे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे, फिर अलग कलर होगा, फिर अलग होगा, फिर अलग होगा, लेकिन कहीं गैप नहीं होगा बच्चों। अब मुझ पर रंगीन चौक होती तो मैं अलग अलग रंगता बच्चों। आप समझ लें, कुछ पोर्शन में वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से। मान लीजिए रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है। इस तरीके से एक लगातार कहीं गैप नहीं होगा बच्चों। और एक रंग के बाद दूसरा रंग कहाँ से शुरू हो रहा है उसकी कोई पृथककारी रेखा नहीं होगी जो सेपरेट करे कि यहाँ तक वायलेट है और यहाँ से इंडिगो शुरू हुआ है, ऐसा नहीं होता। और इस स्पेक्ट्रम में बच्चों कहाँ से कहाँ तक की तरंगदैर्ध्य मिली? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर, एक मोटे तौर पर लिख रहा हूँ, मोटा अंदाज 8000 एंगस्ट्रॉम तक। तो यह सब होंगी 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4005.6, 4005.7, यानी हर एक तरंगदैर्ध्य यहाँ मौजूद होगी, कहीं कोई गैप नहीं होगा। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को बच्चों कह देते हैं सतत स्पेक्ट्रम, यानी कोई गैप नहीं है। हर तरंगदैर्ध्य एक निश्चित परिसर में हर तरंगदैर्ध्य मौजूद है इसमें। समझ रहे हैं ना बच्चों? चित्र सही आ रहा है? तो अब ऐसे लिखते हैं इसको, तो विबग्योर इस क्रम में, तो ये स्पेक्ट्रम हुआ, वर्ण क्रम हुआ, ये तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। लैम्बडा इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है। ये सब पढ़ चुके हैं आप, ज़्यादा उसमें बात नहीं करेंगे। 7 किरणों में टूट गई, और 5, 6, 7 सीधी तो जाएगी नहीं बच्चों, ऐसे समझ रहे हैं? 7 रंगों में ये अपने अवयवी तरंगदैर्ध्यों में स्प्लिट हो गई ये रे। तो हमें क्या मिल गया? वर्णक्रम। और ये नंगी आंखों से नहीं देख रहे, इसको हम स्पेक्ट्रोमीटर से देख रहे हैं बच्चों। अब ये सतत स्पेक्ट्रम रहा। ये बल्ब जो है तंतु वाला बल्ब है, किससे मिलता है ये वो समझ लें। तंतु वाला बल्ब, या मतलब जलती मोमबत्ती या मोमबत्ती की लौ, मोमबत्ती की लौ, या सूर्य। ठीक है। अब कोई बच्चा ये कहेगा जिसने आगे पढ़ लिया होगा कि सर सूर्य का स्पेक्ट्रम सतत कहाँ होता है? मोटे तौर पे देखोगे बच्चों सतत होगा, लेकिन बहुत उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे तो उसमें कुछ तरंगदैर्ध्य गायब होंगी, यानी वहाँ काली पृष्ठभूमि पर अंधेरा होगा थोड़ा थोड़ा। ऐसी कुछ लाइन मिलेंगी, उन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं, वहाँ मत जाइए, ठीक है ना? वो उस बात से कंफ्यूज न हों। आप जनरली देखेंगे तो आपको एक सतत स्पेक्ट्रम ही मिलेगा। तो अभी ज़्यादा चर्चा नहीं, सतत की यानी कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला। कैसा बच्चों? कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसका एक नाम और है बच्चों, अविरत। क्या कह देते हैं? अविरत स्पेक्ट्रम। सतत कह लें या ऑब्लिक लगा के लिख देता हूँ, अविरत। कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं टूटा नहीं है। एक रंग के बाद दूसरा रंग कहाँ से शुरू हो गया कुछ पता ही नहीं, सब विलीन है। मतलब इस तरीके से है, एंड नहीं पता लगता कि यहाँ तक रेड है और यहाँ से ब्लू शुरू हुआ है या इंडिगो शुरू हुआ है कि ब्लू कहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है ना? तो क्योंकि वायलेट का जहाँ एंड होगा और इंडिगो की जहाँ से शुरुआत होगी वहाँ तरंगदैर्ध्यों में बहुत मामूली सा अंतर होगा, तो वहाँ पर लगभग एक से कलर मिले मिले से नज़र आएंगे। ये नहीं पता कर पाओगे कि इसको ब्लू कहें क्या वायलेट कहें कि इंडिगो कहें कि ब्लू कहें। ठीक है ना? तो बाउंड्री लाइन नहीं मिलती है सतत स्पेक्ट्रम में, लगातार पूरा पर्दा प्रकाश से भर जाता है, रंगीन
तो वो हो गया कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम बच्चों, इसकी और चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं, इस टॉपिक पर पहुंचते हैं, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। लेकिन परमाणुवीय स्पेक्ट्रम समझने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि स्पेक्ट्रम का हम थोड़ी देर बाद वर्गीकरण करेंगे तो बिल्कुल बात समझ में आएगी। बड़ा अच्छा टॉपिक है बच्चों, ध्यान से देखना। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस तंतु की जगह, इस वो तंतु वाले बल्ब की जगह हम क्या करें, एक क्लोज ट्यूब लें। एक ट्यूब है बंद, और मान लीजिए इसमें कोई गैस भर दी है। क्या भर दी है? कोई गैस। जैसे मान लो यहाँ सोडियम के पीस हैं, सोडियम की वेपर है, सोडियम की वाष्प है, या कोई गैस है जैसे हीलियम है या हाइड्रोजन है, कोई गैस है। कौन सी मान लें? मान लो हाइड्रोजन मान लें। तो होता क्या है बच्चों कि इनमें जो ऊर्जा स्तर हैं वो सब डिटेल बाद में। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने से इससे विकिरण उत्सर्जित होता है। क्या निकलेगा? विकिरण। और उसको जब प्रिज्म पर गिराओगे तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम ये जो मिला था, अब स्पेक्ट्रम में क्या होगा बच्चों? काली बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड काली है यानी अंधेरा है। इस विकिरण से यहाँ रोशनी मिलेगी रंगीन। तो सतत न मिलकर रेखाएं मिलती हैं, यानी एक चमकीली रेखा ये मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई। ठीक है, इनके विन्यास का कोई सटीक विश्लेषण नहीं कर सकते कि कहाँ दूरी कम है, कहाँ ज़्यादा है। कुछ में हाइड्रोजन के केस में तो हम कर लेते हैं, लेकिन और भी गैसें हैं जैसे हीलियम है, या वाष्पों की बात करें, मेटल की वाष्प ले सकते हैं, किसी भी मेटल की वाष्प ले सकते हो। उन वाष्पों से भी परमाणुवीय स्पेक्ट्रम क्यों कहा है वो भी बताएंगे। तो रेखाएं मिलती हैं बच्चों, अंतर आ गया। ये था कंटिन्यूअस, लेकिन बल्ब की जगह हमने गैस का स्पेक्ट्रम देखा तो हमें लाइन मिली बच्चों, रेखाएं मिली। ठीक है ना? इस तरीके से गैस के केस में तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, इसे कहते हैं रेखाएं मिल रही हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। इसे क्या कहेंगे? लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस नहीं है, लाइन मिल रही हैं हमें। और ये अलग अलग गैसों का पैटर्न अलग अलग आएगा बच्चों। अलग अलग गैसों का पैटर्न कैसा आएगा? अलग अलग। हर गैस का अपना अलग निश्चित पैटर्न होगा। तो बच्चों एक बहुत अच्छी बात बता दूं, जब अलग अलग गैसों का पैटर्न अलग अलग होगा, कि जैसे किसी का ऐसा है तो किसी का ऐसा है, यहाँ रेखा मिल गई, यहाँ रेखा मिली, फिर दो रेखा मिली, फिर ऐसे। तो देखो ये अलग है, ये अलग है, समझ रहे? अलग अलग गैसों का लाइन स्पेक्ट्रम अलग अलग होगा और फिक्स होगा, चाहे कितनी बार देखो। आज हमने देखा किसी गैस का स्पेक्ट्रम ऐसा देखा, यानी यहाँ रेखा थी इतनी तरंगदैर्घ्य पर, फिर गैप था, अंधेरा, फिर रेखा, फिर अंधेरा, फिर दूसरे कलर की रेखा, फिर अंधेरा, फिर दूसरे कलर की रेखा, फिर अंधेरा, फिर दूसरे कलर की रेखा। तो हुआ क्या कि इन रेखाओं का जो विन्यास है, इसको देखें अगर स्पेक्ट्रम को, तो देखें, इसको देखें, इस चित्र को और इस चित्र को अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं? ये गैस 1 का है तो ये गैस 2 का है। हर गैस का अलग होगा। तो आज जैसा मिला है कल प्रयोग करोगे तो ऐसा ही मिलेगा। यहीं पर यहीं इसी स्थान पर उतनी ही तरंगदैर्घ्य की चमकीली रेखाएं मिलेंगी। अगर दो गैसों के या दो पदार्थों की वाष्पों के लाइन स्पेक्ट्रम में एक ही रंग की रेखाएं मिल रही हैं, मान लो इसमें भी पीली मिल रही है, इसमें भी पीली, तो वो सेम नहीं होंगी, उनकी तरंगदैर्घ्यों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। अब जैसे पीले के लिए तो बच्चों 5000 एंगस्ट्रॉम, जैसे 5500 एंगस्ट्रॉम पीला रंग हो गया, 5400 पीला रंग हो गया, 5300 5400 वो 5556 5565, तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। भले ही सेम कलर है, लेकिन हर गैस के अपने अलग अलग पैटर्न होंगे बच्चों। तो जब हर गैस का अपना अलग अलग पैटर्न है तो ये स्पेक्ट्रम फिंगरप्रिंट का काम करता है।
किसका काम करता है? फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट से क्या करते हैं बच्चों? आपको पता होगा, आप जानते होंगे, आपको जानकारी होगी कि पुलिस के रिकॉर्ड में जो क्रिमिनल्स हैं उनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। कहीं कोई वारदात होती है, कहीं से उसका फिंगरप्रिंट लेते हैं और उन रिकॉर्ड से मैच कराते हैं, तो जिसके फिंगरप्रिंट से वो मैच कर जाता है उसी को पकड़ लेते हैं कि भाई ये अपराध, ये क्राइम तुमने किया है, फिंगरप्रिंट मैच कर गए। क्योंकि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट एक से नहीं हो सकते, ठीक उसी तरीके से किन्हीं भी दो गैसों के स्पेक्ट्रम के प्रारूप एक से नहीं हो सकते। तो हमसे ये कहा जाए बताओ ये कौन सी गैस है, तो हमने क्या किया कि उस गैस का स्पेक्ट्रम देखा और फिर हमें, हमारे पास रिकॉर्ड में स्पेक्ट्रम है सबके कि हाइड्रोजन का ऐसा होता है, हीलियम का ऐसा होता है, सोडियम की वाष्प का ऐसा होता है, समझ रहे हैं? उससे मिलान करेंगे, मान लो सोडियम के स्पेक्ट्रम से मिल गया तो वो सोडियम की वाष्प है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से मिल गया तो हाइड्रोजन है इसमें, हीलियम के स्पेक्ट्रम से मिल गया तो वो हीलियम है। फिंगरप्रिंट का काम करेंगे ये स्पेक्ट्रम, है ना? कितनी अच्छी बात बच्चों, ठीक है। तो अभी वहाँ ढंग से पहुँच नहीं पाए, लेकिन अभी हमने ये कहा कि इसमें जब कोई गैस भरी है और इसको हम हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हीट। अब वो हीट चाहे कैसी किया जाए, उसको गर्म कर रहे हैं, हीट देकर गर्म करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के गर्म करें या विद्युत विसर्जन करें इसमें, ठीक है ना? विद्युत विसर्जन के द्वारा इसको। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो यही लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। और ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है बच्चों। यहां क्या हुआ बच्चों? बल्ब से प्रकाश कहना ही काफ़ी नहीं है, वैसे तो हाँ, बल्ब के किस्म प्रकाश ही है, तो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, यानी जो भी विकिरण उत्सर्जित हो रहा है वो उत्सर्जित हो रहा है और उसका स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। तो ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, मैं अभी यहाँ पर एक विश्लेषण करूँगा तो बात समझ में आ जाएगी। तो हम क्या कह रहे थे, यहाँ भी इस गैस ने विकिरण को उत्सर्जित किया और हमने स्पेक्ट्रम देखा, इस लाइन स्पेक्ट्रम मिला। बीच बीच में गायब थी वेवलेंथ्स, बात समझ रहे हैं? बीच बीच में कैसी हैं? गायब हैं बच्चों। जैसे यहाँ लगातार हैं, हर तरंगदैर्घ्य मौजूद है, 4000 से लेके 8000 तक सब होंगी, कोई मिस नहीं होगी, लेकिन इसमें गायब हैं, ठीक है। जैसे सपोज 6000 के बाद आ गई 4861, 6563, तो 6563 और 4861, बात समझना, 6563 पर एक तरंगदैर्घ्य 6563 एंगस्ट्रॉम की एक लाइन मिली, इतनी तरंगदैर्घ्य की। इसके बाद मिल गई 4861 की। तो बीच की सब गायब होंगी, बीच की तरंगदैर्घ्य। जैसे मान लो ये 6563 है, तो इसके बाद 6562 नहीं होगी, 61 नहीं होगी, 60 नहीं होगी, 6000 नहीं होगी, 5000 नहीं होगी, बीच की कोई नहीं होगी। 6563 की अगर ये है तो 6563 के बाद ये आ गई। ये हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की बात की थी। तो बीच की सब गायब, तो वहाँ अंधेरा। तो समझ गए ना, लाइन स्पेक्ट्रम। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहा गया है इसको। अभी मैं विश्लेषण करूंगा, इनका वर्गीकरण करूंगा, तो आपको ये सब बात पता चल जाएगी। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम इसको इसलिए कहा गया है कि ऐसा स्पेक्ट्रम हमें तब मिलता है जब गैस या वाष्प अपनी परमाणुविक अवस्था में होती है, एटॉमिक स्टेट में, यानी उस गैस में मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। वो मॉलिक्यूल्स अगर हैं भी तो किसी तरीके से हमने उनको परमाणुओं में तोड़ दिया है। तो जब परमाणुओं के रूप में होगी वो गैस, तो हमें ऐसा लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, तो उसी को हम परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चों। और ये जो रेखाएं मिल रही हैं चमकीली काली पृष्ठभूमि पर, इन रेखाओं को बच्चों हम स्पेक्ट्रल लाइंस बोल देते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रमी रेखाएं। हिंदी में क्या कहेंगे, वीडियो पॉज करके लिख लेना कॉपी पर, स्पेक्ट्रमी रेखाएं। इंग्लिश में जल्दी लिख जाता है बच्चों, इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, मात्रा चढ़ाओ, ये करो वो करो। तो खैर, कम टू द पॉइंट।
परमाणु की अवस्था में होता है तो हमें बच्चों परमाणुवीय स्पेक्ट्रम मिलता है और इसमें हमें काली पृष्ठभूमि पर भिन्न भिन्न चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं और भिन्न भिन्न गैसों या बाष्पों की ये जो स्पेक्ट्रम हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ तक सीख गए आप। ऐसा क्यों होता है वो भी समझाना है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक बात और बता दें, इसे हटा दें बच्चों, कि स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होंगे बच्चों। यहाँ जगह करनी है मुझे, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। यहीं मैं समझा देता हूँ। साथ साथ समझते चलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। वीडियो हो सकता है बच्चों लेंदी हो जाए। मैं केवल परमाणुवीय स्पेक्ट्रम ही नहीं बताना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम को ढंग से समझ लो। केवल परमाणुवीय ही क्यों पढ़ें, अधूरी बात क्यों पढ़ी जाए, क्यों बच्चों। तो स्पेक्ट्रम को मुख्य रूप से बांटेंगे बच्चों हम दो भागों में। नंबर 1 उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ये उस प्रोसेस के बेस पर बांटा जा रहा है कि वहाँ हो क्या रहा है, उत्सर्जन हो रहा है विकिरण का कि अवशोषण हो रहा है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और नंबर 2 अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम जल्दी जल्दी लिखते हैं बच्चों। इंग्लिश में इसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, और इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम थे क्योंकि उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम देख रहे थे बच्चों। अब उस वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण का स्पेक्ट्रम देखें तो वो कहलाएगा अवशोषण स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पर ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम था, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कैसे देखेंगे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम, वो भी समझ लें। तो होगा क्या बच्चों, एक बात और बता दें, जैसे हमने हाइड्रोजन गैस ली, इस प्रकार का हमें स्पेक्ट्रम मिला। और होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर इस चैम्बर में सोडियम लेते, क्या लेते, सोडियम, क्या लेते बच्चों, सोडियम, तो हमें दो पास पास रेखाएं दिखाई देती पीले रंग की, वो कहलाती हैं D1 और D2। D1 और D2 दो रेखाएं मिलेंगी चमकीली। अगर सोडियम लेते हैं, इसमें सोडियम लेने पर, सोडियम की वाष्प अगर ले ली यहाँ पर, तो हमें स्पेक्ट्रम ऐसा मिलेगा। ठीक है ना। हाइड्रोजन के केस में पहले 4 रेखाएं दिखाई दी थी, ठीक है ना, लेकिन काफ़ी होती हैं बच्चों, तो 1 2 3 4 5 बनाई हैं मैंने। तो H अल्फ़ा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा, वो आगे विस्तार में आएगा, कंफ्यूज ना हो, मैंने तो एक जनरल बना दिया ऐसे ही। तो D1 D2 ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, यानी यहाँ पर हम सोडियम की वाष्प लें और उसका स्पेक्ट्रम देखें, उसको गर्म करके वाष्प में बदलें, वाष्प से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को देखें, तो स्पेक्ट्रम में केवल 2 रेखाएं बच्चों, पहले एक ही रेखा मिली थी क्योंकि ये बहुत पास पास हैं और उच्च विभेदन क्षमता वाला उस समय स्पेक्ट्रोमीटर नहीं था। लेकिन जब उच्च विभेदन क्षमता वाले से देखा गया तो वो एक रेखा न होकर 2 रेखाएं थीं, दोनों ही पीले रंग की हैं और बहुत कम अंतर है तरंग दैर्ध्यों में। तो अब बात करते हैं कि अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, हम ऐसा स्रोत लेंगे जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दे रहा है, यानी उससे हमें अविरत स्पेक्ट्रम मिल रहा है। अविरत, अभी मैंने बताया था कंटिन्यूअस, बीच में कहीं कोई गैप नहीं मिला, हमें कोई काली रेखा दिखाई नहीं दी, यानी कहीं प्रकाश अनुपस्थित, किसी भी तरंगदैर्घ्य से संबंधित ऊर्जा वहाँ पर एब्सेंट नहीं थी, अनुपस्थित नहीं थी, हर तरंगदैर्घ्य मौजूद थी एक निश्चित परास में। तो ऐसा सोर्स लेंगे। ऐसे सोर्स के आगे बच्चों, अभी देखो हमने बल्ब वाला तंतु वाला बल्ब लिया, हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल गया। अब बच्चों क्या करेंगे कि सोडियम का अवशोषण स्पेक्ट्रम देखना है, तो इसके मार्ग में सोडियम की वाष्प रख देंगे। अब हमने यहाँ क्या रख दिया, सोडियम की वाष्प। किसी भी गैस का देखना हो वो गैस यहाँ रख दी एक ट्यूब में,
इस प्रकाश के मार्ग में। तो अब क्या होगा बच्चों, ये कुछ ऊर्जा के विकिरण को अवशोषित कर लेगी सोडियम। तो जब अवशोषित हो गई तो आगे वो विकिरण नहीं गुजरेगा, आगे वो उस रंग का प्रकाश जाएगा ही नहीं, क्योंकि उस रंग के प्रकाश को इसने अवशोषित कर लिया। तो सोडियम बच्चों दो रंग उत्सर्जित करता है, दो रेखाएं दिखाता है, दो स्पेक्ट्रमी लाइंस मिलती हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? कितनी मिलती हैं? दो, 5896 एंगस्ट्रॉम और 5890। तो देखो 6 एंगस्ट्रॉम का ही अंतर है, बहुत पास पास हो गई। ये भी एंगस्ट्रॉम है बच्चों, ठीक है। तो इतनी तरंग दैर्ध्यों को इसने अवशोषित कर लिया, तो वो तरंग दैर्ध्य यहाँ नहीं मिलेंगी, और पीले रंग का जो क्षेत्र है उसमें दो काली रेखाएं दिखाई देंगी आपको, काली रेखाएं ऐसे। अब मैं कैसे बनाऊं? एक ये मतलब यहाँ गैप होगा, ठीक है ना। क्या होगा बच्चों? गैप। जैसे ये मैंने एक ये गैप कर दिया, दिख रहा है आपको? देखूं मैं। तो ये एक रेखा दिखाई दी यहाँ पर काली काली, एक इसके पास में दिखाई दी। देखो एक काली रेखा ये, यानी वो एब्सेंट हो गया। क्या हो गया बच्चों? एब्सेंट हो गया वो कलर, क्योंकि उसने अवशोषित कर लिया। तो वहाँ वो तरंग दैर्ध्य स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देगी, और हमें वो काली रेखाएं प्राप्त हो गई जिनको वो उत्सर्जित करती थी। उन्हीं तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित भी कर लिया उसने, इस बात से ये पता लग रहा है। अब देखें, आपको दो काली रेखाएं दिख रही होंगी, यानी यहाँ का प्रकाश जो था, यहाँ पर जो रोशनी आनी चाहिए थी, जो तरंग दैर्ध्य यहाँ आनी चाहिए थी, अब वो वहाँ से गुजरी नहीं, क्योंकि रास्ते में जो वाष्प थी उसने उनका अवशोषण कर लिया, खा लिया उसको। ठीक है, तो अब दिख रही हैं आपको दो रेखाएं। ये थोड़ी सही नहीं बनी, लेकिन आप समझ जाएंगे। देखो एक ये दिख रही है काली रेखा, दो रेखाएं दिख रही होंगी आपको, एक मोटी पतली बन गई हैं, दिख रही हैं ना। देखो दो रेखाएं, मैं देखूं चित्र में, हाँ दिख रही हैं आपको, साफ दिखेंगी बच्चों। तो ये क्या हो गया? अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम एक तरीके से जो रेखाएं काली रेखाएं मिलती हैं वो उन तरंग दैर्ध्यों के संगत होती हैं जब वो उत्सर्जन के समय उत्सर्जित करती हैं। जैसे सोडियम ने D1 D2 रेखाएं उत्सर्जित की और अवशोषण स्पेक्ट्रम में वही गायब हो गई, क्योंकि उन तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण कर लिया जिन तरंग दैर्ध्यों को वो उत्सर्जित करता था। सोडियम वेपर, सोडियम की वाष्प। तो ये होता है बच्चों अवशोषण स्पेक्ट्रम। किसी भी गैस का देखेंगे इस तरीके से देख लेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। अभी ढंग से यहाँ पहुँचे नहीं हैं बच्चों, पहुँच जाएंगे, चिंता ना करें, ढंग से समझें। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों। तो बच्चों अब आगे चलते हैं कि अभी हमने समझाया आपको कि हमने स्पेक्ट्रम को बच्चों दो भागों में बांटा। स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा कुछ भी लिख लो। स्पेक्ट्रम को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पहला क्या बताया था? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम यानी एमिशन। अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी आपके पास है। एमिशन स्पेक्ट्रम। और दूसरा कौन सा बताया था बच्चों? अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन। हिंदी में लिख लेना अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब ये तो सीख गए आप कि ये कैसे मिलता है, ये कैसे मिलता है। अब बच्चों एमिशन स्पेक्ट्रम हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो या अवशोषण स्पेक्ट्रम हो, दोनों ही तीन प्रकार के हो सकते हैं। तो अब जो वर्गीकरण है वो दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए अलग अलग नहीं लिखेंगे। नंबर ए रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम। नंबर बी, ओहो रुक जाइए बच्चों, ऐसे नहीं, बड़ा सा बना लेते हैं, जगह कम पड़ेगी। इसको, इन दोनों को ही, चाहे वो उत्सर्जक हो
उत्सर्जन वर्णक्रम हो, ये दोनों ही बच्चों कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। पहला या ए, अरे पहला दूसरा तीसरा ही कर लो यार, क्या फर्क। ओहो, क्या हो गया बच्चों, ये बड़ा दिक्कत है यार। रेखीय, पहला कौन सा? रेखीय स्पेक्ट्रम, ऐसे लिख लें, यानी लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा कौन सा होगा बच्चों? बैंड स्पेक्ट्रम। जिसको कहेंगे बैंड स्पेक्ट्रम। और तीसरा सतत या अविरत कंटिन्यूअस सतत स्पेक्ट्रम। सतत कौन सा था? जो भी बनाया था बल्ब से जो मिला था, कोई वेवलेंथ गायब नहीं थी, यानी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम या अविरत स्पेक्ट्रम कह लो, अभी बता दिया था। ये तीसरा, तो ये 3 प्रकार के, ये भी 3 प्रकार के। तो जैसे इसको देख रहे हैं तो उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन बैंड स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन सतत स्पेक्ट्रम। इसकी बात करेंगे तो अवशोषण रेखीय स्पेक्ट्रम मिल सकता है, अवशोषण बैंड स्पेक्ट्रम मिल सकता है, अवशोषण सतत स्पेक्ट्रम मिल सकता है। तो ये नहीं, हम 6 को नहीं समझाएंगे कि इसके तीनों समझाएं, इसके तीनों समझाएं, इसी के तीनों समझ लो। बैंड एमिशन वाले के एब्जॉर्प्शन तो वही हो गया, बस वहाँ वो अनुपस्थित होंगी तरंगदैर्घ्य, अवशोषित कर ली जाएंगी वो। उत्सर्जन अवशोषण तो सिखाई दिए हैं, तो मेनली अब उत्सर्जन पर फोकस करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उत्सर्जन स्पेक्ट्रम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किसी एक के द्वारा इनको समझा देते हैं, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, आप समझदार हैं। तो रेखीय स्पेक्ट्रम बच्चों कब मिलता है? अभी मैंने बताया था, जब पदार्थ वाष्प की अवस्था में हो या गैस हो तो हमें रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है। और वो परमाणु, कोई गैस या वाष्प परमाणविक अवस्था में हो तब हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इसीलिए इसको हम परमाणविक स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं। पहुंचने लगे बच्चों भाई? या परमाणविक या परमाणुवीय, कैसे ही कुछ कह लो, एक ही बात है, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम तब मिलता है जब पदार्थ, जब वो गैस या वाष्प आणविक अवस्था में हो, अणु हो, उसमें परमाणुओं में न टूटी हो, तो ये आणविक, ये क्या कहलाता है? या आणविक। अरे यार, आणविक, आणविक, यहाँ मात्रा यहाँ लगा देते हैं। आणविक, अब भाई कहीं गलत लिख दिया हो, वैसे आणविक ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। दैट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। और ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो अब बात करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। अब केवल मैं यही पढ़ा दूं बच्चों, आपके चैप्टर में यही दिया है, लेकिन बात अधूरी रह जाएगी, कुछ आनंद नहीं आएगा, मुझे भी अधूरा अधूरा सा लगेगा कि बच्चों को आधा ज्ञान दिया है। ये आपकी बुक में नहीं दिए हैं, लेकिन मैं इनको भी समझाऊंगा, जिससे कि बिल्कुल अंतर क्लियर, तभी ये और स्पष्ट समझ में आएगा। तो चलिए इस पर चलते हैं। परमाणु स्पेक्ट्रम अभी मैंने बताया था कैसे प्राप्त करते हैं। सोडियम में 2 रेखाएं दिखाई दी थी, D1 D2। हाइड्रोजन में 4 रेखाएं दिखाई दी थी, H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा।
शुरुआत में। रेखाएं और भी होती हैं हाइड्रोजन में भी। और पारे में 8-10 रेखाएं दिखाई दी थी मरकरी में, ठीक है ना। मरकरी का अपसरण स्पेक्ट्रम देखा गया तो 8-10 रेखाएं प्राप्त हुई। यहाँ बना दूं क्या बच्चों में? देखो बना देते हैं। ये सोडियम की बात करें तो हमें 2 पास पास रेखाएं दिखाई दी जिनको हमने नाम दिया D1 एंड D2। हाइड्रोजन में 4 रेखाएं दिखाई दी, होती और भी हैं, जैसे ये H अल्फ़ा, फिर H बीटा, फिर H गामा, फिर और पास दूरी घटती जा रही है इधर, लेकिन हर एक में नहीं होगा। हाइड्रोजन सबसे सरलतम परमाणु है, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में तो ऐसा हो रहा है कि रेखाओं के बीच की दूरी जैसे तरंगदैर्घ्य कम हो रही है, रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कम होती जा रही है, लेकिन हर एक के स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं होगा। H डेल्टा और भी होती हैं वैसे बच्चों। तो सोडियम और ये हाइड्रोजन की बात हुई। और अब जैसे पारे की बात करोगे, Hg, पारा तो द्रव है आप कहेंगे, आप तो आप क्या करेंगे, उसकी वाष्प बनाएंगे तब हमें रेखीय स्पेक्ट्रम मिलेगा बच्चों। पारे की जब वाष्प बनाओगे तब, जैसे वायलट, इंडिगो, ब्लू, इसमें सभी रंग मिलेंगे बच्चों, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। और जहाँ येलो मिलेगा वहाँ 2 रेखाएं मिलेंगी बहुत पास पास, वही D1 D2, येलो और रेड। तो 8-10 रेखाएं इसमें भी मिली। सबका अलग अलग पैटर्न है बच्चों, हर गैस का, हर वाष्प का। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम ये क्यों बन रही हैं रेखाएं, इसका कारण क्या? सबसे पहली बात कि गैस या वाष्प परमाणविक अवस्था में होनी चाहिए, और आपको पता है कि परमाणु के निश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो आपने पीछे पढ़ा, हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर हमने बनाए भी थे, तो निश्चित होते हैं। तो जब संक्रमण होता है सामान्यतः परमाणु, जैसे ये है पहला ऊर्जा स्तर n=1, तो सामान्यतः परमाणु अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, मूल ऊर्जा अवस्था में ही होता है, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसी ऊर्जा स्तर में होते हैं। और इसके बाद होते हैं उच्च ऊर्जा स्तर, जैसे n=2, n=3, ये उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं हैं, ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो परमाणु उत्तेजित अवस्था में कहलाएगा, यहाँ होगा तब भी उत्तेजित अवस्था में कहलाएगा, और भी होंगे ऊपर। तो हाइड्रोजन को तुमने रूम टेम्परेचर पर रख दिया और उसका स्पेक्ट्रम देखने की कोशिश की तो नहीं मिलेगा। यानी हाइड्रोजन गैस को हमने ट्यूब में भर के रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस के आगे प्रिज्म रखा, तो यहाँ स्पेक्ट्रम पर्दे पर देखना चाह रहे हो तो कोई स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा एट रूम टेम्परेचर पर। इसमें हाइड्रोजन भरी हुई है, क्योंकि सारे परमाणु सामान्य अवस्था में अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में हैं, ग्राउंड स्टेट में हैं, तो वो किसी भी ऊर्जा का अवसरण नहीं करेंगे। उनको किसी तरीके से गर्म कर दिया जाए, ऊर्जा दे दी जाए गर्म करके, या वोल्टेज लगा के, या वैद्युत विसर्जन करके। ठीक है, वैद्युत विसर्जन किया तो परमाणु उत्तेजित हो गए, उनको ऊर्जा मिल गई और उसमें इलेक्ट्रॉन्स उच्च ऊर्जा अवस्थाओं में पहुंच गए बच्चों। उच्च ऊर्जा अवस्थाओं में पहुंच गए तो वहाँ इनके ठहरने का समय 10⁻⁸ सेकंड होता है। इतने समय तक ही इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में ठहर सकता है। मान लो यहाँ था, तो यहाँ से फिर वो वापस आएगा इतने समय बाद, और जब वापस आएगा तो इन ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर की ऊर्जा के विकिरण का उत्सर्जन करेगा, और हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में वो रेखा, उसके संगत तरंगदैर्घ्य की रेखा दिखाई दे जाएगी। तो इसीलिए रेखाएं मिलती हैं, और सभी तरंगदैर्घ्य नहीं मिलती क्योंकि ऊर्जा स्तर निश्चित हैं। ये नहीं कि हर एक ऊर्जा स्तर होता, हर एक ऊर्जा स्तर होता, कोई गैप ही नहीं। ऊर्जा स्तरों में भी अंतराल है तो वहाँ स्पेक्ट्रम में भी अंतराल मिलता है, गैप मिलता है, क्योंकि ऊर्जा स्तर हर गैस के, हर वाष्प के निश्चित हैं, होंगे अलग अलग। हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर अलग हैं, हीलियम के अलग होंगे, सोडियम की वाष्प के अलग होंगे। तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता था, तो यहाँ भी विकिरण का उत्सर्जन होगा, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, या यहाँ से उत्तेजित होकर यहीं तक गया था। सोडियम अब हटा दीजिए, सोडियम यहाँ लिख दीजिए।
यहाँ तक गया और यहाँ ठहरने के बाद वापस आया, विकिरण का उत्सर्जन किया, विकिरण का उत्सर्जन किया, समझ रहे हैं। और हमें रेखाएं मिलने लगी। सबसे पहली रेखा ये है, यही N2 से पहली में हो रही है, यही H अल्फ़ा है बच्चों। वैसे आगे पढ़ाएंगे इसको, तीसरी से पहली में हो रही है वो H बीटा है, आगे पढ़ाएंगे इसको। अभी ये बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो निश्चित रेखाएं क्यों मिलती हैं? क्योंकि ऊर्जा स्तर निश्चित हैं और ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉनों के संक्रमणों के कारण विकिरण का उत्सर्जन होता है और हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो कि देखने में कैसा होता है? रेखीय, क्योंकि उसमें लाइंस मिलती हैं, बीच बीच में बहुत सारी वेवलेंथ गायब होती हैं, सतत स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है। तो ये कब मिला बच्चों? जब वो गैस या वाष्प परमाणविक स्टेट में थी, परमाणविक अवस्था में थी। इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को हमने परमाणुवीय स्पेक्ट्रम का नाम दिया है। ठीक, अगर वो गैस आणविक अवस्था में है, अणु हैं उसके अंदर, परमाणुओं में नहीं टूटे हैं, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं परमाणु से मिलकर अणु बनता है और अणुओं से मिलकर क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं, ठीक है ना, आपको पता है। तो बैंड स्पेक्ट्रम कब मिलेगा? जब वो अणु की स्टेट में होगा। तो बैंड स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा? अब ज़्यादा बात नहीं कर रहे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम की। ये कब मिलेगा? जब आणविक अवस्था होगी। गैस या वाष्प की, गैस या वेपर, वाष्प ही लिख दूं, चलो समझ जाओगे आप। आणविक अवस्था में होगी तब हमें बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। बैंड स्पेक्ट्रम इस तरीके का होता है बच्चों। अब इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि मूल रूप से आपको यही पढ़ाना था। इसको एक सरसरी नज़र से समझाए देते हैं, जिससे आप ये ना सोचें कि केवल लाइन स्पेक्ट्रम ही मिलता है गैस से। कोई भी गैस लाइन स्पेक्ट्रम भी दे सकती है और बैंड स्पेक्ट्रम भी दे सकती है, परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। जैसे किसी गैस को, जैसे मतलब कोई गैस है और उसमें हमने उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में हैं, अणु की फॉर्म में हैं, तो क्या है कि अगर हम बहुत निम्न दाब पर बहुत कम विसर्जन प्रवाहित करें तो उसके अणु टूट नहीं पाएंगे और हमें आणविक स्पेक्ट्रम मिलेगा। और हमने निम्न दाब पर ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा के डिस्चार्ज किया है, विसर्जन किया है उसके अंदर, तो वो अणु परमाणु में टूट जाएंगे और हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है ना। तो एक समय पे एक ही मिलेगा, ये नहीं कि रेखी भी मिल रहा हो, बैंड भी मिल रहा हो। कंडीशन क्या है? तभी तो शुरुआत जब मैंने स्पेक्ट्रम की थी तब शुरुआत में ही बताया था, कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत चुम्बकीय विकिरण, यही तो बात की थी। तो आणविक स्पेक्ट्रम में क्या होगा बच्चों? देखें, बहुत सारी रेखाओं की पट्टियाँ मिलेंगी आपको। मतलब देखो, जैसे यहाँ, मतलब यहाँ आपको एक पट्टी मिल गई, यहाँ, फिर यहाँ एक पट्टी मिल गई, इन्हीं को बैंड कह दिया है, ठीक है। और जब उच्च विभेदन क्षमता वाले टेलीस्कोप से इन्हें देखा गया, वो सॉरी स्पेक्ट्रोमीटर से, तो ये जो पट्टियाँ थीं बहुत बारीक, मतलब रेखाओं से मिलके बनी थीं। रेखाएं एक छोर पर बहुत पास पास थीं और दूसरे छोर पर दूर दूर होती गईं। जैसे यहाँ बहुत पास पास और दूसरे छोर की ओर उनके बीच की दूरी बढ़ गई, ऐसे यहाँ बहुत पास पास और दूसरे छोर पर दूरी बढ़ गई। तो यहाँ बहुत चमकीला क्षेत्र होगा और रेखाएं बहुत पास पास होंगी, यहाँ तीव्रता ज़्यादा होगी। जैसे जैसे रेखाएं दूसरे सिरे की ओर दूर होती जाएंगी, वहाँ तीव्रता कम होती जाएगी। तो जो अधिक तीव्रता वाला, यानी ये जो पोर्शन है जहाँ तीव्रता ज़्यादा है, ये है, उसका शीर्ष कहलाता है बैंड का। ये बैंड बन गए बच्चों, पट्टियाँ। तो ये बैंड स्पेक्ट्रम होता है। ये क्यों मिलता है आणविक अवस्था में? भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों कब मिला था? कि क्योंकि परमाणु के अंदर निश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं, परमाणु की निश्चित ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, इसलिए हमें निश्चित तरंग दैर्ध्यों की ही स्पेक्ट्रल लाइंस मिली थी।
और बैंड स्पेक्ट्रम में किस कारण से मिलती हैं? बैंड स्पेक्ट्रम में बच्चों अणु के अणु कंपन करते हैं और घूर्णन भी करते हैं अपनी उस पर अक्ष पर। अणु के कंपन व घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से मिलता है। ठीक है, इतनी ही बात करेंगे। ये रहा बैंड स्पेक्ट्रम। ये बैंड का शीर्ष है, जिधर रेखाएं बहुत पास पास हैं तीव्रता अधिक है, दूसरे छोर की ओर तीव्रता, शीर्ष से दूर जाओगे तो तीव्रता घटती जा रही है, रेखाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। ये आणविक अवस्था के कारण मिला। सतत स्पेक्ट्रम कब मिलता है बच्चों? जब पदार्थ अपनी स्थूल अवस्था में होता है। जैसे आपने देखा बल्ब वाला तंतु, गैस। अब सूर्य पर भी गैसें हैं बहुत सारी, तो आप कहेंगे कि वहाँ लाइन स्पेक्ट्रम क्यों नहीं मिल रहा? वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उच्च दाब पर हैं, कंडेंस हैं, स्थूल अवस्था वही तो होगी। तो हमें सतत स्पेक्ट्रम मिलता है। अभी बताया था, विबग्योर बताया था, कहीं भी गैप नहीं था, लगातार सब एक निश्चित परिसर में सभी तरंगदैर्ध्य मौजूद थी, तरंगदैर्ध्यों के निश्चित परिसर में। जैसे दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखोगे तो 4000 से लेकर 8000 तरंगदैर्ध्य के परिसर में सभी तरंगदैर्ध्य मौजूद हैं। तो वो था सतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम किस किस से मिला था? इसका कारण सतत, देखो इसका कारण क्या रहा? रेखी स्पेक्ट्रम कब मिलता है? परमाणु के भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से। बैंड स्पेक्ट्रम कब मिलता है? अणुओं के कंपन व घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से। सतत स्पेक्ट्रम में इनका कोई रोल नहीं है। सतत स्पेक्ट्रम परमाणु के कंपन से, किसी भी पदार्थ में परमाणु भिन्न भिन्न हर संभव आवृत्ति से कंपन कर रहे होते हैं, ऊष्मीय कंपन। तो परमाणु के ऊष्मीय कंपनों से सतत स्पेक्ट्रम किससे मिलता है? परमाणु के ऊष्मीय कंपनों से। सतत स्पेक्ट्रम का कारण न तो परमाणु के ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण है, न अणुओं के कंपन और घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से इनका कोई संबंध नहीं है। ये ऊष्मीय, परमाणु के ऊष्मीय कंपनों के कारण उससे उत्सर्जित होने वाले विकिरण। कोई भी परमाणु जितनी आवृत्ति से कंपन कर रहा होगा उतनी ही आवृत्ति के विकिरण को उत्सर्जित कर रहा होगा, और हर संभव आवृत्ति के वहाँ कंपन हो रहे होंगे, तो हर संभव आवृत्ति के वहाँ पर रेडिएशन निकल रहे होंगे और हर संभव तरंगदैर्ध्य होगी, कोई गैप नहीं होगा और बन जाएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बात क्लियर हुई? तो आप समझ गए बच्चों। एक बार फिर सुन लें। रेखी स्पेक्ट्रम ड्यू टू एटॉमिक स्टेट, बैंड स्पेक्ट्रम ड्यू टू मॉलिक्यूलर स्टेट, और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम स्थूल अवस्था से। ये कब मिला? मतलब सतत, तीसरा जो सतत स्पेक्ट्रम है ये कब मिलता है? पदार्थ की स्थूल अवस्था से। दैट इज वल्क स्टेट, BULK लिखा है बच्चों, वल्क स्टेट ऑफ मैटर। जैसे आपने एक लोहे का टुकड़ा लिया, ये कोई लोहे का टुकड़ा है। अब भाई बल्ब में क्या है? तंतु है, धातु का बना हुआ, उसे गर्म कर रहे हैं हम। तो इस लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाओ। शुरुआत में जब ये गर्म होगा और विकिरण निकलने लगेंगे तो सबसे पहले निकलेंगे रेड कलर के। ठीक है, रेड कलर, कम ऊर्जा के विकिरण निकल रहे हैं, ज़्यादा तरंगदैर्ध्य के विकिरण निकल रहे हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इससे निकलने वाले विकिरण अब रेड, देखो ये मिलेंगे विबग्योर, तो इधर को बढ़ती चली जाएगी। इधर ऊर्जा बढ़ रही है, उत्सर्जित विकिरणों की अधिक ऊर्जा के विकिरण, उत्सर्जित, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा के विकिरण निकलने लगे। रेड, फिर ऑरेंज के निकले, फिर येलो के निकले, फिर ग्रीन के निकले, फिर ब्लू के निकले, और ज़्यादा गर्म किया तो इंडिगो के भी निकलने लगे, और ज़्यादा गर्म किया तो वायलेट के भी निकलने लगे। तो ये वल्क स्टेट पर डिपेंड करता है सतत स्पेक्ट्रम किस किस से मिलता है। सुन लो, ऐसे ही बोर्ड पे जगह नहीं बची है। देखो बच्चों, सूर्य से यानी स्थूल अवस्था से तो मिलेगा ही,
ठीक है ना। गैस को बहुत उच्च दाब पर कंप्रेस कर दिया जाए तो गैस से भी मिल जाएगा। कैसा? सतत। वो वैसे कैसा मिलता है? बैंड मिलता है या लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो बल्क स्टेट में ही मिलेगा। और बल्क स्टेट में बच्चों अभी मैंने लोहे के टुकड़े से बताया, तंतु वाले बल्ब से बताया, जलती हुई मोमबत्ती की लौ से बताया, बुनसन बर्नर की ज्वाला से मिलेगा। तो स्थूल अवस्था से मिलेंगे सतत स्पेक्ट्रम। तो बच्चों आज उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। अब इसी एटॉमिक स्पेक्ट्रम को आगे बढ़ाते हुए आपकी एनसीईआरटी बुक में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिटेल से समझाया है, यानी बोहर के सिद्धांत द्वारा हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम सीरीज़ हैं, अभी हमने कहा कि 4 रेखाएं मिल रही हैं। ये दृश्य क्षेत्र की बात की थी बच्चों, बहुत सारी रेखाएं होती हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। अब डिटेल में इसी परमाणविक स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसे पढ़ाएंगे बच्चों कल के लेक्चर में, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।